नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया आज दो खाचों में है। एक तरफ इस्लाम के बंदे हैं तो दूसरी ओर बाकी धर्मों के अनुयायी हैं। इस्लाम बनाम गैर इस्लाम की खाई दिनों दिन फैल रही है और नित्य नए सवाल पैदा हो रहे हैं। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद से सिलसिला है। ओसामा बिन लादेन से लेकर इस्लामी स्टेट के बगदादी के आतंक जिहाद की नेचर में एक तरीका समझ आता था, लेकिन 14 जुलाई को फ्रांस के नीस शहर की घटना ने उसे बदला है। यूं कहने को इस्लामी स्टेट के आईएस संगठन ने भीड़ पर ट्रक दौड़ाने वाले मोहम्मद बौलेल को अपना आतंकी बताया है। फ्रांस की सरकार ने भी उसे फटाफट रेडिकल हुआ बताया, लेकिन मोटे तौर पर ट्यूनीशिया मूल का मोहम्मद बौलेल खुद ब खुद बना जिहादी था। इसका अर्थ है कि दुनिया में अब अपने आप सब तरफ कुकरमुते की तरह आतंकी पैदा हो रहे हैं। इस्लामी आतंकी संगठनों या मदरसों या फतवों से नहीं, बल्कि एक ऐसा अदृश्य वायरस फैला है जिसमें खुदा के बंदे फटाफट रेडिकल की तरह फूट पड़ते हैं। बर्बरता, हिंसा का जो तरीका मिले उसे लेकर काफिरों पर टूट पड़ते हैं। सोचे, किसने कल्पना की थी कि भीड़ पर ट्रक दौड़ाकर लोगों को मारा जा सकता है? किसने कल्पना की थी कि विमान हाईजैक कर गगनचुंबी इमारतों को ढाया जा सकता है? 15 साल पहले 9/11 की घटना और इस 14 जुलाई को नीस घटना ने बताया है कि जो किसी ने सोचा नहीं वह बर्बरता हो सकती है। 9/11 के लिए अल कायदा संगठन ने साजिश रची थी, पर नीस में एक मोहम्मद बौलेल ने अकेले अपने आप काफिरों पर ट्रक दौड़ा दिया। सो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के 15 साल के अनुभव में दुनिया आज इस सच्चाई के बीच खड़ी है कि जिहाद का वायरस खुद है। वायरस वैश्विक है। नीस कश्मीर घाटी से लेकर ढाका, ब्रसेल्स सब तरफ पहुंचा हुआ। ऐसे में क्या इस वायरस को दुनिया पुराने तरीकों से निपट सकती है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमाल की उलटबाजी की है। पार्टी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार पहले घोषित कर दिया है और तालमेल की बातचीत उसके बाद करेगी। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते शीला दीक्षित को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया और अब कहा जा रहा है कि पार्टी के नेता सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यू और दूसरी छोटी पार्टियों से तालमेल की बात करेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा को छोड़कर पार्टी किसी के साथ भी तालमेल के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं का रुझान बहुजन समाज पार्टी से तालमेल की तरफ है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वे एक बार कांग्रेस के साथ आ गई तो पूरे देश में दलित वोट वापस लाने में कांग्रेस को आसानी होगी। खास तौर से अगले साल से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में बसपा के साथ तालमेल की संभावना को जिंदा रखने के लिए ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बसपा अगर तैयार हो गई तो कांग्रेस 100 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर बसपा से बात नहीं बनती है तो कांग्रेस की कोशिश रालोद से बात करने की है, लेकिन उसका भी रुझान भाजपा या सपा की ओर है। अंत में कांग्रेस, जदयू और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ तालमेल करेगी। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का तालमेल नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य मुकाबला महिलाओं के बीच होगा। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती स्थायी घोषित उम्मीदवार है। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित को मजबूती देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाएंगी। सो अब सबकी नजर भारतीय जनता पार्टी पर लगी है। यह सवाल उठा है कि क्या भाजपा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सीएम का दावेदार बना सकती है। हालांकि भाजपा की ओर से योगी आदित्यनाथ से लेकर वरुण गांधी और मनोज सिन्हा से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक आधा दर्जन नेताओं के नाम की चर्चा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जातियों की राजनीति से बचने और शीला, प्रियंका और मायावती को जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी सबसे उपयुक्त है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की ओर से कमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथ में रहेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को निपटा दिया है। खुद मुलायम सिंह भी अब पिछली सीट पर चले गए हैं और उनके साथ साथ पुरानी टीम भी इस बार सिर्फ तमाशा देखेगी। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से पार्टी की उम्मीदवार है।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने आखिर क्यों इतनी आसानी से अपनी सत्ता का समर्पण कर दिया और कांग्रेस के साथ वापस लौट गए, ये लाख टके का सवाल है। जानकार सूत्रों का कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चलाने में बहुत सहज नहीं थे। उनके ऊपर कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने के लिए दबाव था। उनको पिछले महीने भाजपा की ओर से डेडलाइन भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर इस बात का दबाव था कि अगर वे अपनी पार्टी का विलय भाजपा में नहीं करते हैं तो उनकी सरकार गिर भी सकती है। उन्हें दूसरी चिंता स्पीकर की ओर से अयोग्य ठहराए जाने की भी थी, इसलिए उन्होंने ऐन मौके पर पाला बदल दिया। राज्यपाल के आदेश के हिसाब से शनिवार को नबम टुकी सरकार को बहुमत साबित करना था। इसके एक दिन पहले यानी शुक्रवार तक कलिखो पुल कांग्रेस के बागी विधायकों को साथ लेकर गुवाहाटी के एक होटल में डटे हुए थे। भाजपा के नेता उनके संपर्क में थे और उनको कहा गया था कि भाजपा के 11 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उस होटल में ही कांग्रेस की ओर से उनसे संपर्क किया गया। बताया जा रहा है कि वे खुद भी संपर्क करना चाहते थे क्योंकि उनको अपनी सदस्यता की चिंता थी और वे अपनी पार्टी का विलय भाजपा में नहीं करना चाहते थे। सो कांग्रेस आला कमान ने उनके लिए समझौता फार्मूला निकाला और उनकी घर वापसी हो गई। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन से चल रही हिंसा पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जवाब देते हुए कश्मीर में पैदा हुए हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था और सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सरकार आम नागरिक का भी पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने भी कहा कि सरकार जो भी कार्रवाई कश्मीर में करेगी उसके लिए पूरे सदन को विश्वास में लिया जाएगा। वहीं इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में हालात पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जब उग्रवाद से निपटने की बात हो तो उनकी पार्टी केंद्र और राज्य की सरकार के साथ है, लेकिन महिलाओं और बच्चों सहित स्थानीय नागरिकों पर बहुत अधिक बल प्रयोग उसे कतई मंजूर नहीं है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिद्धू ने भाजपा को जोरदार झटका दिया है। पिछले दिनों राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनको आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकती है। उन्होंने आज राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। माना जा रहा है कि सिद्धू पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा के गठबंधन को लेकर नाराज थे और वे चाहते थे कि भाजपा तालमेल खत्म कर ले। दूसरी ओर अकाली दल के नेता भी उनको राज्यसभा सदस्य बनाए जाने से नाराज थे। सिद्धू पंजाब के बेहद लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और वे अमृतसर सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। उनकी जगह पिछली बार अरुण जेटली ने सीट से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि संसद के मॉनसून सत्र में जरूरी विधायी कामकाज निपटाए जाएंगे। उन्होंने सत्र के पहले दिन उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सभी पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी ताकि देश को नई दिशा देने के लिए जरूरी फैसले किए जा सकें। उन्होंने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि संसद का आज से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आजादी की 70वीं सालगिरह से ठीक पहले शुरू हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस मौके पर दोनों सदनों में उच्च स्तर की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ दिनों में सभी दलों के साथ चर्चा के आधार पर मिजाज अच्छे निर्णय करने का है ताकि देश को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने विपक्ष के साथ बातचीत की ताकि अरसे से अटके जीएसटी बिल को पास कराया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास जाकर उनसे मुलाकात की। मोदी सदन में पहुंचने के तुरंत बाद अपनी सीट से उठे और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए सीधे सोनिया गांधी की तरफ गए और उनका अभिवादन किया। सोनिया भी मोदी को आते देख अपनी सीट से उठी और उन्होंने भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और राज्य मंत्री एस अहलूवालिया ने भी सोनिया गांधी की सीट पर जाकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हाथ मिलाया। खड़गे प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए अपनी सीट से उठकर सदन के बीच में आ गए थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जैसे 9/11 की घटना दुनिया की आंख खोल देने वाली थी, वैसे 14 जुलाई 2016 की नीस की घटना ने दुनिया की नींद उड़ाई है। नीस में भीड़ पर ट्रक दौड़ाकर लोगों को मारने की बर्बरता अकल्पनीय थी। इसमें संगठन गुट समूह का हाथ न होना नई बात है। एक अकेले मोहम्मद बौलेल ने अपनी सोच में घुसे वायरस से जो दहलाया वह 9/11 की घटना से कम नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
फ्रांस के नीस शहर में आतंकी बर्बरता का नया रूप दिखा। एक व्यक्ति ने, जिसे किसी आतंकी शिविर में प्रशिक्षण नहीं मिला था, जिसे किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी और जिसने कोई सुविचारित रणनीति नहीं बनाई थी, उसने 84 लोगों को मार डाला। उसने हजारों लोगों की भीड़ के ऊपर ट्रक चलाकर बर्बरता का एक नया रूप पेश किया। पूरी दुनिया इस पर विचार कर रही है कि एक सनकी व्यक्ति आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए किस किस साधन का इस्तेमाल कर सकता है। अब तक सरकारें आतंकवाद से एक संगठित अपराध के तौर पर लड़ रही हैं। भारत हो या अमेरिका या यूरोप के दूसरे देश हो, वे मानते हैं कि आतंकवाद कहीं अफगानिस्तान की पहाड़ियों में या पाक अधिकृत कश्मीर की घाटियों में या अल्जीरिया, सूडान, सीरिया या नाइजीरिया के मदरसों में पल रहा है। इसी लिहाज से उनकी रणनीति भी बनी हुई है। वे आतंक के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और जाने पहचाने चेहरों को खोज कर उन्हें मार रहे हैं। लेकिन जब ऐसे लोग आतंकी हमले करने लगेंगे जिनका कोई चेहरा नहीं, और ऐसी जगह पर हमले करने लगेंगे जहां न पहाड़ी है, न घाटी है, न मस्जिदें हैं और न मदरसे हैं, फिर कोई क्या करेगा? फ्रांस के नीस में हुए हमले से यह असहायता जाहिर हुई है। जिस तरह दुनिया में अपराध के तरीके बदल रहे हैं, उसी तरह आतंकवाद के रूप बदल रहे हैं। दुनिया के आतंकवादी संगठन ने समझ लिया है कि बम, बारूद और आधुनिक हथियारों से बड़े हथियार, इंटरनेट और दूसरे माध्यम से जिहादी मानसिकता का प्रचार है। उन्होंने इस पर फोकस किया है कि दुनिया भर के नौजवानों के मन मस्तिष्क में जिहाद भर दो, फिर वह खुद ही कोई न कोई साधन खोज कर हमले करने लगेगा। तभी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के जिहादी हो या बांग्लादेश के ढाका में रेस्टोरेंट पर कब्जा करके बेकसूर लोगों का गला रेत देने वाले आतंकी हो, या नाइजीरिया में मासूम बच्चियों को उठाकर सेक्स गुलाम बनाने वाले बोको हरम के आतंकी हो, या पाकिस्तान में स्कूलों पर हमला करने वाले तालिबान के आतंकी हो, सबका एक ही मकसद दिखता है। सब कहते हैं कि अल्लाह का बनाया कानून लागू करना है। अगर दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई आतंकवादी या कथित धर्म प्रचारक लोगों के दिमाग में यह भरने लगे कि जितने लोग इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं वे सब काफिर हैं और इसलिए मार डाले जाने लायक हैं, तो कल्पना की जा सकती है कि आगे की दुनिया कैसी होगी। सो कहा जा सकता है कि आतंकवाद बड़ी तेजी से रूप बदल रहा है। अब हमला करने के लिए किसी को हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण लेने, फिर उसका अपहरण करने और किसी वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुसाने की जरूरत नहीं। महंगे और आधुनिक हथियार खरीदने की भी जरूरत नहीं। आतंकी संगठनों और धर्म प्रचार के नाम पर जिहाद फैलाने वालों ने इस तरह के आतंकवाद के खतरों को बूझ लिया था। उन्होंने देख लिया था कि संगठित रूप से आतंकवाद को बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके इराक, सीरिया या अफगानिस्तान की तरह तबाह होने का खतरा है। इसलिए उन्होंने हमले का तरीका बदल लिया है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है और इसे रोकने के लिए कई गुना बड़ी तैयारी व साधनों की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नीस की घटना के वायरस पर चर्चा करेंगे। भारत के हम लोग नीस की घटना को सामान्य आतंकी घटना की तरह ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में सोचा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सही है। दो तरह की प्रतिक्रिया है। एक तरफ सीरिया, लीबिया, इराक या कि अरब देशों को खंडर बनाने का मिशन बढ़ेगा, वहीं यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर दो टूक फैसले की राय बनेगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर हैं। उदय जी, 9/11 को अमेरिका में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ, तब से लेकर अब के पिछले 15 वर्षों के बाद अभी नीस में जिस तरह की ट्रक को भीड़ के ऊपर दौड़ाकर जिस तरह मारा गया, आतंक से दहलाया गया दुनिया को, उसके बाद ये नहीं लगता है कि आतंक का वायरस अपने आप खुद ब खुद चारों तरफ फैल रहा है? और बात सही है सर। हाँ। क्योंकि अगर आप 9/11 का जो घटना है, हाँ। वहां से अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये बात सही है कि पिछले 15 साल में ये तरह तरह के जो अभी तक हमने नहीं सोचा था, हाँ। जो एक प्रकार से जब 9/11 हुआ था, सब ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, हाँ। कि उस वक्त तक किसी ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया। अभी नीस में जब यह घटना हुआ है, सबसे पहले लोगों ने यही कहा कि हमने नहीं सोचा कि ट्रक या बस को आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है, मैं विश्लेषक हूं, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रेन को इस्तेमाल कर दें या कोई जहाज को इस्तेमाल कर दें। कुछ भी अकल्पनीय बात हो सकती है। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से आप एक सिंगल व्यक्ति, इंडिविजुअल, जिसको लोन वुल्फ हम कहते हैं, वो काफी इस प्रकार का खून खराबा या दहशतगर्दी फैला सकते हैं। और इसको संभालने के लिए, निपटने के लिए हमको कुछ नए तरीके और मार्ग के
हमें इस वक्त सख्त जरूरत है। हाँ, क्योंकि 9/11 के पीछे पूरा अलकायदा था, पूरा संगठन था, एक लंबी चौड़ी साजिश थी, और अभी की घटना में कोई नहीं, एक व्यक्ति शख्स कुल मिला के आता। तो ये जो प्रकृति चेंज बदली है, इसका समाधान आखिर वेस्ट में किस तरह सोचा जा रहा होगा, किस तरह रिएक्ट होंगे वो? वेस्ट में जो रिएक्शन है ये मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आप देखिए जैसे नीस के अंदर यह घटना हुआ था ट्रक वाला, सबसे पहले ओलान साहब वो सुनते ही उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक टेरर है। उसके बाद जब स्पष्ट हुआ कि कितने लोग मारे गए हैं, क्या क्या हुआ है, और ये व्यक्ति मोहम्मद जो है टूनिसियन का ओरिजिन का है, उन्होंने तुरंत यह ऐलान किया कि हम मिस्र में चाहे सीरिया हो या जो भी हमारे ऑपरेशंस है उसको हम और दृढ़ता के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अभी भी इसका पूरा जो अप्रोच है ये एक प्रकार का वॉर ऑन टेरर के जैसे है, जबकि मैं कहूँगा कि शायद पश्चिमी यूरोप में और ख़ास फ्रांस के अंदर इसको संभालने के लिए कुछ नए रणनीति, जो कि संपूर्ण तरीके से केवल सैनिक और मिलिट्री नहीं, पर शायद फ्रांस की अंदरूनी जो स्थिति है, खास उनके जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर जो भी असंतुष्टता है या जो भी उनके एलियनेशन है, उसको आप किस प्रकार से संभाल पाएंगे। यानी कि पूरे अप्रोच के अंदर एक समीक्षा की जरूरत भी है और परिवर्तन की भी नहीं। जरूरत आपके अनुसार एलिनेशन वाली जो बात है, जो अलगाव वाली बात है, वो बात कश्मीर घाटी से लेकर और मतलब फ्रांस की आबादी हो या ब्रसेल्स की आबादी हो, सबको लेकर कि भाई इनका एलिनेशन वो खत्म किया जाए, पर ये इनकी महत्व का कुछ आकांक्षा जो कि इस आम एक तरह से जो जीवन की रोजमर्रा की जरूरत नहीं है, उसके अलावा दूसरी चीजों को लेकर आकांक्षा, उसका कुछ हो सकता है, उसका कुछ समाधान निकाल सकता है कोई देश? साहब आपने कठिन सवाल पूछा है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में अभी जिस प्रकार से पॉलिटिक्स जा रहा है वो धीरे धीरे राइट विंग की तरफ जा रहा है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रही, तो ये घटना एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ का नया ऑप्शन विकल्प पैदा कर रही है। क्योंकि जब तक आप अपने पॉलिटिक्स में परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप इस प्रकार के चुनौतियों को कैसे संभालेंगे? जैसे फ्रांस का हमने उदाहरण दिया है, सबसे पहले फ्रांस के अंदर अभी धीरे धीरे चाहे वो इमिग्रेंट हो या जो खास इस्लामी नागरिक हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अभी आरोप भी है, सस्पिशन भी है। और ये मेरे ख्याल से मुझे यानी कि मैं चाहे इसको और पॉजिटिव तरीके से मैं कह सकता हूं, कर मुझे लगता है कि फ्रांस के अंदर ये उथल बढ़ने वाला ही है, जब तक पूरे यूरोप में एक प्रकार के या पश्चिमी देशों में एक सोच विचार में बदलाव की जरूरत है कि हम दहशतगर्दी जैसे और खास इस प्रकार के जो अंदरूनी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए चुनौतियों को हम कैसे इनको पहले सिकुड़ने से भी पहले पहचाने, कैसे इसको देश खुद बदले या इनके सोच विचार में बदलाव लाया जाए। देखिए फ्रांस को इनका कहना है कि नहीं, फ्रांस अपने तौर तरीके बदले, कार्टून ने बनाने दे, बुर्का पहनने दे, तमाम बातें। क्या ये संभव है कि पश्चिमी देश इनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को बदले या ये उनको बदले? क्या मतलब ये ग्रंथि पर कहां तक पहुंचे? देखिए ये बहस वहां कहां तक पहुंची है? मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि नहीं, व्यक्तिगत नहीं, इसमें वहां की बहस कहां तक पहुंची है? मैं कहूंगा बहस तो मेरे ख्याल से काफी आगे बढ़ चुका है कि फ्रांस के आम नागरिक, हमने 8% की बात की जो इमिग्रेंट हैं, जो 90% लोग हैं वो कहते हैं कि फ्रांस को अपने सिद्धांतों से हटना नहीं चाहिए। चाहे हम मतलब वो समानता, आजादी और वो बिल्कुल बराबरी का मामला जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो रहे, उस पे टिके, पर फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट, फिर तो वो संघर्ष होता ही है। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सिनिकल हूं कि आगे आने वाले सालों में जब तक फ्रांस और साथ साथ पश्चिमी यूरोप देशों का और समाज का पॉलिटिक्स में एक बदलाव नहीं आएगा, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो घटनाएं हैं और जो इमिग्रेंट्स, और ये सीधी सी बात है कि जो फ्रेंच पॉपुलेशन है, कोट अनकोट जो व्हाइट पॉपुलेशन है, ये तनाव जो है मेरे ख्याल से थोड़े समय के लिए लगता है कि ये उथल बढ़ने वाला है। बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी, लेकिन इसमें से कोई समाधान की कोई सोच पश्चिम में बन रही हो वो नहीं है। ले देकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाती हुई दुनिया लग रही तो रहा है। यूरोप के पॉलिटिक्स राइट विंग जा रहा है। जी उदय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।